आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10, इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक आ चुके हैं। संविधान, भारत के संविधान जो टॉपिक है मेरा, उसको मैं बहुत ही बारीकी से लेके चल रहा हूँ और आज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 10 की शुरुआत करना है। मेरा नाम है सिद्धांत, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सनराइज़ करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ एकेडमी की पिक्स हैं जिससे आप देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एकेडमी में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं आर्म्ड फोर्सेस के, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सनराइज़ करियर एकेडमी में एडमिशन लेके अपना चहुमुखी विकास कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, चौमुखी विकास मैंने कहा है, तो चौमुखी विकास मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि सनराइज़ करियर एकेडमी जो कि करवी चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, एकेडमी की तरफ से फिज़िकल ट्रेनिंग, रिटन ट्रेनिंग सब कराई जाती है। एकेडमी में हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। और जो अभ्यर्थी सनराइज़ करियर एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आर्म्ड फोर्सेस में सिलेक्शन पाकर सेवा करना चाहते हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात ये है कि चित्रकूट जनपद के जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिला पुलिस में, फ़ौज में, एयरफोर्स में, नेवी में जाना चाहती हैं, उनके फ़िज़िकल के लिए, उनके फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में उनके पिकअप पॉइंट से लेकर उनको उनके घर तक छोड़ने तक, उनके घर से स्टेडियम तक, स्टेडियम से फिर वापस घर तक वाहन की सुविधा भी है। तो इस तरीके से फैसिलिटी उपलब्ध है और इस फैसिलिटी को पाने के लिए, इस फैसिलिटी को यानी एक तरीके से अपना जो भविष्य है वो सनराइज़ करियर एकेडमी के साथ बनाने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सनराइज़ करियर एकेडमी में यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएल, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीएचएसएल जैसे, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, एसएससी जीडी जैसे तमाम कोर्स क्वालिफाइड टीचरों द्वारा चलाए जाते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है 1947 का भारत शासन अधिनियम। 1947 का भारत शासन अधिनियम, इससे पहले हम 1935 का भारत शासन अधिनियम देख चुके हैं। थोड़ी सी गलती हो गई है मेरे से, भारत शासन अधिनियम नहीं होगा, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम होगा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और तभी से हम हर साल 15 अगस्त 1947 को अपना एक तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो चलिए, इससे पहले की पृष्ठभूमि में आपको बता देता हूँ कि ये जो 1939 से लेकर 1947 तक का जो टाइम है, इसमें जो अंग्रेजी शासन था वो बहुत उथल पुथल हो गया था। अब उथल पुथल होने का कहने का मतलब है कि एक तरफ विश्व युद्ध द्वितीय चल रहा था, दूसरी तरफ जापान से लड़ाई, तीसरी तरफ रशिया से लड़ाई। तो इस तरीके से ब्रिटिश शासन में, ब्रिटेन के शासन में काफ़ी उथल पुथल थी, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। भारत का भी देखो कंट्रोल करना, ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोल करना, उधर रशिया से लड़ाई करना, विश्व युद्ध द्वितीय में हिस्सा लेना और जापान से भी लड़ाई करना। एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत में था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, चारों तरफ से लड़ाइयाँ हो रही थी, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी, भारी संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे। तो इस कंडीशन में क्या करें क्या ना करें, और ऊपर से भारतीयों का आंदोलन। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश शासन है उसकी जो नींव है भारत में बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही थी। और आखिरकार भारत के लोगों को भी, और भारत में उस समय जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल थे, उनको भी ये भरोसा हो गया था कि जो ब्रिटिश शासन है वो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है और अब किसी भी वक्त आज़ादी मिल सकती है। तो चलिए पृष्ठभूमि को थोड़ा अपने नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं।
यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। अब देखिए एग्ज़ाम में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर भारत में ब्रिटिश शासन को छोड़ने की जो बात है या एक तरीके से धारणा है, ये किसने की थी? धारणा तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन इसका आह्वान किसने किया था, किसने इसका आदेश दिया था? तो वो थे ब्रिटेन के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत को पूर्ण स्वाधीनता के अधिकार दिए जाएं। पूर्ण स्वाधीनता। अब यहाँ पर जो एक शब्द आया है पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता का मतलब है पूर्ण रूप से स्वतंत्र। अब यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भारत में यह घोषणा किसने किया था कि भारत को पूर्ण स्वाधीनता का अधिकार दिया जाए? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री क्लीमेंट। अब ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रधानमंत्री थे ये ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और कब इन्होंने ये घोषणा किया था? 20 फरवरी 1947 को। क्लियर गाइस? चलिए अपने नोट के हिसाब से इसको पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वाधीनता के अधिकार दिए जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि जैसे ही अंतिम हस्तांतरण की तारीख की पुष्टि हो जाती है वैसे ही रियासतों के भविष्य का फैसला किया जाएगा। अब देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे भी बहुत पहले से ही हमारे देश में अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, राजवाड़ा हुआ करते थे। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि संपूर्ण भारत था। उस समय हम ये नहीं कह सकते कि ये जैसे ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा एक भारत था। एक भारत नहीं था। उससे पहले हमारे देश में लगभग 590 से भी छोटी बड़ी रियासतें थी। अगर उनको भारत देश में ना मिलाया जाता तो आप मान के चलिए कि भारत की बाउंड्री के अंदर कम से कम 500 से ज़्यादा देश होते। 500 से ज़्यादा देश। अब 500 से ज़्यादा देश होने का मतलब है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जाना होता तो बीच में कम से कम 4 से 5 देश पड़ते, जिसमें आपको अलग अलग वीज़ा लेना पड़ता। वीज़ा लेने के बाद आगे जाना पड़ता, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती। ये हमारे गृह मंत्री उस समय के वल्लभ भाई पटेल की ही शुरुआत थी। उन्हीं का कार्य किया हुआ है जो आज हमारा देश संपूर्ण एक है। मैंने बताया ना, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा भारत एक है। तो चलिए इस अधिनियम में हमारे भारत को आज़ाद करना था और हमारे भारत के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से एक संविधान का गठन किया जाना था। अब देखिए संविधान की जो परिभाषा है मैं पहले बता चुका हूं कि किसी भी देश को चलाने वाले जो नियम कानून होते हैं वही होता है संविधान। सिंपल रूप में आप समझिए, इसमें कोई रटने वाली जो भाषा है, परिभाषा है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। संविधान क्या होता है? किसी भी एक देश को चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून होते हैं वही संविधान होता है। इससे पहले हमने इतने सारे अधिनियम देखे। आज का जो अधिनियम है वह स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश लोगों ने क्या शर्तें रखी, क्या उन्होंने हमारे लिए फैसिलिटी दी, कैसे उन्होंने हमारे संविधान सभा का गठन करवाया, कैसे हमारे देश को आज़ाद कराया और क्या क्या इस अधिनियम में हुए हम देखेंगे। क्लियर गाइस? इससे पहले 1935 के अधिनियम हम पढ़ चुके हैं। 1935 के अधिनियम में हम ये देख चुके हैं कि उस समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का प्रावधान किया जा चुका है। क्लियर गाइस? और हमारे संविधान में भी जो सबसे ज़्यादा पार्ट लिया गया है, सबसे ज़्यादा जो अनुच्छेद लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। एक बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद, ये सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा 1935 के अधिनियम से। ये आंसर था। और इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने गलती की है क्योंकि उन्होंने तो रट रखा था कि भाई हमारा संविधान का पार्ट कनाडा से भी लिया गया है, रशिया से भी लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है। लेकिन 1935 के अधिनियम से सबसे ज़्यादा पार्ट लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम। तो चलिए नोट्स के रूप में आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। इस संबंध में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई थी जिसे 3 जून योजना
या माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। देखिए, हमारा भारत जब स्वतंत्र होने के कगार में था तो यहाँ पर भी ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम को बांट के गए, एक तरीके से ऐसी आग लगा के गए ये लोग हमारे देश में। इन्होंने हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए। ऐसा होता है ना कि जाते जाते कुछ विकार करके तो चले ही जाओ, ऐसी धारणा, ऐसी सोच उनके अंदर आ गई थी। तो जाते जाते उन्होंने भारत के दो टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान बनाया और एक भारत बनाया। और ये ऐसी आग लगा के गए हैं कि ये अभी भी सुलझी नहीं है। आज तक देखिए 72 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक लड़ते आ रहे हैं एक दूसरे से। तो चलिए नोट्स के रूप में ये लाइंस पढ़ते हैं। इस संबंध में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई थी जिसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। यह योजना भारत और पाकिस्तान के विभाजन की ही थी। योजना में 2 सिद्धांत शामिल थे। पहला, ब्रिटिश भारत का विभाजन किया जाएगा और दूसरा, इसके बाद ही सरकार को पदभार सौंपा जाएगा। भारत में देखिए, इस अधिनियम के तहत 2 डोमिनियन स्टेट बनाने थे। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि वो देश स्वतंत्र तो रहेंगे लेकिन किसी एक देश के अंडर में काम करेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस देने का मतलब ये था कि भारत और पाकिस्तान आज़ाद तो रहेंगे लेकिन तब भी वह ब्रिटिश के अंडर में काम करेंगे। लेकिन 1951 में भारत का डोमिनियन दर्जा समाप्त हो गया और पूर्ण रूप से भारत की जो शक्ति है भारत के लोगों के हाथ में आ गई। 1951 में सर्वप्रथम चुनाव हुए थे, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा टाइम लगा था। पाकिस्तान 1956 या 1957, ये इन दोनों सालों में से एक में डोमिनियन स्टेटस से हटाया गया था। ये चीज़ है। क्लियर गाइस? देखिए, माउंटबेटन योजना में 3 चीज़ें थी। भारत को 2 देशों में बांटना, पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत। और इसके अंदर जो देशी रियासतें थी उनको यह चॉइस दे दिया कि या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए या तो आप भारत के साथ मिल जाइए। अगर आपको ना भारत के साथ मिलना है ना पाकिस्तान के साथ मिलना है तो आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। ये 3 योजना बनाई। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस ध्यान दीजिएगा, माउंटबेटन योजना जो आई थी उसमें 3 मुख्य पॉइंट थे कि एक, पाकिस्तान देश बनेगा, दूसरा भारत देश बनेगा और तीसरा, देशी रियासतें वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, वो चाहें तो भारत के साथ मिल जाएं, या फिर वो चाहें स्वतंत्र रूप से भी रह सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसको देखिएगा और इसको लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपके किसी न किसी एग्जाम में आ सकते हैं और काफ़ी बार आए भी हैं। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, देखिए स्वतंत्रता की बात आ रही है और 1947 यानी 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और यह अधिनियम कौन सा है? स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें भारत को आज़ाद करना था ब्रिटिश के चंगुलों से। चलिए मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। देखिए 20 फरवरी को घोषणा कर रहे हैं, कब की? जून की। मतलब जाते जाते भी 4-5 महीना रुक के जाएंगे ये लोग। चलिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 20 फरवरी को क्लीमेंट एटली कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश जो शासन है वो ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म होने के बाद जो सत्ता है वह स्थानीय सरकार को सौंप दी जाएगी। क्लियर गाइज? 30 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा रखी गई भारत विभाजन योजना को कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो तो अड़ ही गया था कि पाकिस्तान चाहिए। अगर जिन्ना इतना सत्ता के लिए ललचाता नहीं तो भारत के टुकड़े नहीं होते। उसको ये लगने लगा था कि मेरी जो तैयारियां हैं, मैं जो इतना ज़ोर ज़ोर से लगा हूँ, अगर ब्रिटिश अलग हो गया, अगर भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो वह वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएगा। बस इस प्रधानमंत्री की लालच की वजह से वह पाकिस्तान को अलग करने में लगा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को लाया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को स्वीकार कर अधिनियम पारित कर दिया गया।
ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को स्वीकार कर अधिनियम पारित कर दिया गया कि जो माउंटबेटन योजना है वो सही है, भारत 2 देशों में बटेगा और देसी रियासतों को चॉइस रहेगी, ये किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट की और कुछ मुख्य विशेषताएं उसको देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। देखिए इस एक्ट में क्या क्या बोला गया। इस एक्ट में बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान यहाँ भी सोच रहा था कि मैं आगे रहूँ, तो उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा तो चलिए एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं इसमें कि इस अधिनियम में मुख्य मुख्य बातें क्या थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इस एक्ट में ये बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया जाएगा। भारत 2 भागों में विभाजित होगा, एक पाकिस्तान और एक भारत। उसके बाद दोनों राज्यों को अपना गवर्नर जनरल चुनने का अधिकार है। यूपीएससी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोनों राज्यों को अपना गवर्नर जनरल चुनने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे जो राज्य वाली बात आ रही है, राज्य का मतलब राज्य मत समझिएगा जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, वहाँ यहाँ पर राज्यों का मतलब है देश, एक पाकिस्तान और एक भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोनों राज्यों को संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाने का अधिकार प्रदान किया। देखिए दोनों देशों का जो संविधान बनेगा वो किसके माध्यम से बनेगा, संविधान सभा के माध्यम से। और संविधान सभा के माध्यम से अगर बनेगा तो सीधी सी बात है संविधान सभा का चुनाव होगा। अब वो चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो उन देश के जो पूर्व एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी है या पूर्व सत्ता में जो लोग थे उन पर निर्भर कर दिया। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत सचिव का पद की समाप्ति की गई। भारत सचिव के पद की समाप्ति की गई, याद कीजिए 1909 मॉन्टेमिरलो, 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। इसमें क्या था, एक आदमी भारत का सचिव था और एक आदमी वायसराय था। याद आया कुछ 1919 और 1909 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने अथवा अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की आज़ादी प्रदान की गई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएससी और पीसीएस ऐसे एग्ज़ाम में आ सकता है। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने अथवा अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने की आज़ादी प्रदान की गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नए संविधान के निर्माण होने तक 1935 के भारत शासन के द्वारा शासन का संचालन किया जाएगा। देखिए 1935 में एक तरीके से जो संविधान बनाया गया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो अनुच्छेद, जो अनुसूचियाँ बनी थी, जब तक इन दोनों देशों में नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 प्रभाव में रहेगा। मतलब एक तरीके से 1935 में जो नियम कानून थे वो चलेंगे जब तक नया कानून नहीं बन जाता या नया संविधान नहीं बन जाता। ये पॉइंट था। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोनों देशों में गवर्नर जनरल के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। अब सीधी सी बात है, दो जब नए देश बटेंगे तो नया विधानमंडल होगा और नए नए अधिकारी होंगे, नई सरकार होगी। तो सरकार को चलाने के लिए नए ऑफिसर भी होंगे, अधिकारी भी होंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट है यूपीएससी के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, गवर्नर जनरल के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। ये गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि करेंगे। क्राउन, अब यहाँ पे क्राउन की बात की गई है, इसका मतलब ब्रिटेन की महारानी की बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। पूर्ण विधि निर्माण प्राधिकरण के 2 नए देशों की संविधान सभाओं के हाथ में सौंपा जाएगा। पूर्ण विधि निर्माण मतलब कि जो देशों में उनकी संविधान सभा होगी उन्हीं के हाथ में पूरे देश का संविधान, नियम कानून बनाने का कार्य सौंपा जाएगा। ब्रिटिश शासक द्वारा भारत के सम्राट की पदवी को त्यागना होगा। भारत के सम्राट, अब भारत के सम्राट, इतनी सारी देशी रियासतें थी तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही आदमी को भारत का सम्राट बोल दिया जाएगा। एक तरीके से ये तो शासन हो गया, वंशानुगत टाइप शासन हो गया। ब्रिटिश शासक द्वारा भारत के सम्राट की पदवी को त्यागना, ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत दोनों देशों के बीच सशस्त्र बलों का विभाजन किया गया। देखिए उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 से पहले जो भी मिलिट्री थी, जो भी आर्मी थी, वह ब्रिटिश के अंडर में थी।
अब यहाँ पर 1947 में दो देश अलग हो गए, पाकिस्तान और भारत, तो जाहिर सी बात है जो सशस्त्र बल थे, जो मिलिट्री थी, उसका भी विभाजन करना था। पाकिस्तान को कौन कौन सा पार्ट दिया गया, देखिए पाकिस्तान की तरफ कौन कौन सी रियासतें गई, या पाकिस्तान के पास कौन कौन सा पार्ट था। देखिए पाकिस्तान पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, असम में सिलहट डिवीज़न और बहावलपुर खैरपुर बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त के प्रांत और इसकी 8 अन्य रियासतें दी गई। देखिए जब हमारे देश में विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के तहत, तो पाकिस्तान को कौन कौन सा पार्ट दिया गया। देखिए पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, अभी जो पूर्वी बंगाल है ना, ये बांग्लादेश की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था वह साल है 1971, इंदिरा गांधी की सरकार में जब यहाँ से आदेश दिया गया था, हमारी सेना गई थी और उस समय मिलिट्री के जनरल थे, आर्मी के जनरल साम मानेकशॉ थे, गए थे और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ाद होने से पहले वह पूर्वी पाकिस्तान था, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी पाकिस्तान था। तो भारत के पश्चिम तरफ एक पाकिस्तान और पूर्व की तरफ एक पाकिस्तान। पूर्वी की तरफ जो पाकिस्तान था उसका जो क्षेत्रफल था बहुत छोटा था, लेकिन जो पश्चिम की तरफ था उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में जो बांग्लादेश है उसको आज़ाद किया गया। क्लियर गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पाकिस्तान को कौन कौन से भाग दिए गए, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब। अभी देखिए पंजाब के भी दो पार्ट हैं, एक जो इंडिया में है और एक जो पाकिस्तान में है। पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, असम में सिलहट डिवीज़न जो बंगाल के पास है, बहावलपुर खैरपुर बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त के प्रांत और इसकी 8 अन्य रियासतें दिया गया। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। बंगाल प्रांत का अस्तित्व समाप्त हो गया, 2 नए प्रांत आए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। देखिए उस समय बंगाल तो पूरा बंगाली था, पहले बांग्लादेश था नहीं, पहले जहाँ आज बांग्लादेश है वह पूरा का पूरा बंगाल था। लेकिन 1947 के बाद जब इसका डिवीज़न किया गया, जब इसका बंटवारा किया गया, तो बांग्लादेश का कुछ पार्ट काट दिया गया जिसको पूर्वी बंगाल बोला गया और एक पश्चिम बंगाल बोला गया। आज का जो हमारा बंगाल है जिसको हम पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल बोलते हैं, वो हमारे भारत के अंडर में है। इसको वेस्ट बंगाल बोलने का यही तरीका है कि उस समय 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो बंगाल को भी 2 टुकड़ों में कर दिया गया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो आगे चल के 1947 में जो पूर्वी बंगाल है वह पाकिस्तान बन गया और जो पश्चिम बंगाल है वह भारत के अंदर में आ गया। तो इसीलिए तब से आज तक हम बंगाल को पश्चिमी बंगाल बोलते हैं, उसके पूर्व में स्थित होने के बावजूद भी उसे पश्चिम बंगाल हम बोलते हैं। पंजाब, 2 नए प्रांत, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। पंजाब जो है 2 भागों में बट गया, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से में आया और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में आया। आगे बढ़ते हैं। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा एक सीमित समिति की अध्यक्षता में नए प्रांतों की सीमा निर्धारित की गई। सर सिरिल रेडक्लिफ, भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, सर रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। रेडक्लिफ लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भारत का डिवीज़न हो रहा था, भारत का बंटवारा हो रहा था, उस समय भारत और पाकिस्तान की जो रेखा थी वह निर्धारित की थी रेडक्लिफ ने, इसलिए इसको बोला जाता है रेडक्लिफ लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान का संविधान। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत दोनों स्वतंत्र उपनिवेशों को नियंत्रित किया गया जब तक कि दोनों देशों के लिए नया संविधान न बन पाए। ये पॉइंट हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि जब तक दोनों स्वतंत्र देशों में नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 अधिनियम शासन में रहेगा या 1935 के जो नियम कानून है वो लागू रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल प्रत्येक देश के लिए क्राउन द्वारा नए स्वतंत्र उपनिवेशों में किसी में भी विधायिका के कानूनों के अधीन और अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति करने की आवश्यकता थी। अब देखिए अलग अलग देश हुए तो सीधी सी बात है अलग अलग विधानमंडल भी होगा, अलग अलग विधानमंडल होगा तो अलग अलग विधायिका भी होगी, कार्यपालिका भी होगी, गवर्नर भी होंगे और अलग अलग गवर्नर जनरल भी होंगे। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में भारत के सशस्त्र बलों को भी अलग अलग किया गया, नौसेना को अलग किया गया, जो हवाई सेना थी, वायुसेना, उसको भी अलग अलग किया गया। सीधी सी बात है क्योंकि उस समय ब्रिटिश की आर्मी में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। पाकिस्तान में जितने प्रांत आ रहे हैं उस प्रांत से भी मिलिट्री में थे। तो अगर देश आज़ाद हुआ है तो सीधी सी बात है
सशस्त्र बलों का भी विभाजन होगा, तभी तो वह अपने आप की अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। अपने देश की रक्षा हम कैसे करते हैं? पुलिस के द्वारा, सेना के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में दोनों नए देशों का गठन करने के लिए विधानसभाओं का निर्माण भी किया गया। विधानसभा का निर्माण। यह भी कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के किसी भी मामले में अंग्रेजों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। जब 15 अगस्त 1947 के बाद दोनों देश आज़ाद हो जाएंगे, तब इन दोनों देशों में, इन दोनों नए स्वतंत्र देशों में अंग्रेज का शासन नहीं होगा। यानी एक तरीके से जो ब्रिटिश लोग हैं वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को। उन्होंने सोचा कि हम भारत से पहले आज़ाद होंगे, तो उन्होंने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और तब से आज तक 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जबकि भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्लाइड ही खत्म हो गई। तो ये मुख्य कारक थे इस वीडियो के, इस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 10 के, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन नोट्स को अपने घर में नोट कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। सनराइज करियर एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपका सपना है सेना में जाने का, पुलिस में जाने का, पुलिस के तहत सेवा करने का, तो आप सनराइज करियर एकेडमी को ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।